भरोसा। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल सोनीपत, कैंसर के इलाज में आपका भरोसेमंद साथी। जयवीर नान एंड चाप, शुद्धता और स्वाद 40 वर्षों के भरोसे के साथ। और AB किचन्स इंडिया, एक्सपर्ट इन द किचन एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी डेली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनाली राय। हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह की पुलिस अपराधियों पर अब काल बनकर टूटेगी। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि विदेश में छुपकर बैठे गैंगस्टर नहीं सियार हैं। मां का दूध पिया है तो सामने आए। रोहतक में कहा कि प्रदेश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। बाइक पर सवार युवक आते हैं और गोली चलाकर भाग जाते हैं। ऐसे लोग कायर होते हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन को कह रखा है कि अगर कोई गोली चलाता है तो उसे उसी के भाषा में जवाब देने के लिए फ्री है, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो। हरियाणा में बदमाशों की अब खैर नहीं है। डीजीपी ओपी सिंह ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपराध का रास्ता छोड़ दें, वरना कानून का शिकंजा कसने में देर नहीं लगेगी। रोहतक जिले का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डीजीपी ने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती, उसकी एकमात्र पहचान खाकी है। डीजीपी ने अपराध और गैंगस्टर गतिविधियों पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने सख्त तेवर में कहा कि विदेश में बैठकर धमकियां देने वाले बदमाश जानवरों की तरह हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना है। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया भूत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है उसकी हम रक्षा करेंगे। शरणागत को हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हरियाणा के डीजीपी ने गैंगस्टर्स को खुली चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस को कार्रवाई के दौरान संयम रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपराधी पुलिस पर हमला करे तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने गैंगस्टर्स को चुनौती दी है और कहा है कि अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे? हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा, छवि अच्छी हो जाएगी। बोल वाला क्या रहेगा जी? कोई दिखे तो सही, दिखता तो है नहीं सर। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी। विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखावे ना। ओपी सिंह की सख्त चेतावनी से अपराधियों के दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। हरियाणा में अब अपराध करने से पहले अपराधी सोचेंगे कि अगर कोई भी कानून के खिलाफ काम किया तो बख्शा नहीं जाएगा। नायब सरकार ने पहले ही पुलिस को खुली छूट दे दी है कि प्रदेश में अपराध की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मंगान। गाइस, लग्जरी का मतलब सबका अलग अलग होता है। फॉर मी लग्जरी मींस प्राइवेसी, लग्जरी मींस स्पेस एंड लग्जरी मींस आपका एंडलेस व्यू व्हिच यू गेट एट
Fairway Reserve of Aldico. This luxury 4 BHK by Aldico Fairway Reserve happens to be one of the lowest density project. Aldico Fairway Reserve में मिलता है आपको 900 से भी ज्यादा ट्री विद वेरियस स्पीसीज। नाउ इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में रहेगी आपकी मिनिमम व्हीकल मूवमेंट, जिससे आपका तो हरियाणा में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में इसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं। तो चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं हमारे सवालों पर। तो लगातार कानून व्यवस्था जो है हरियाणा का, उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चाहे हम बात करें कि गैंगस्टर का मामला हो, गैंगस्टर के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं। तो पहले हम इन सवालों पर नजर डालेंगे। हमारा सवाल ये है कि डीजीपी ओपी सिंह की चेतावनी का कितना असर देखने को मिलेगा। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या हरियाणा में क्राइम पर फुल कंट्रोल होगा, और इसी पर हमारा तीसरा सवाल है कि क्या हरियाणा में अब बदमाशों के बुरे दिन शुरू होंगे। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये चर्चा रहने वाली है। तो इसको लेकर के हमारे कुछ सवाल हैं और इसको लेकर के हमारा जो सबसे पहला जो सवाल है यही है कि डीजीपी ओपी सिंह की चेतावनी का कितना असर होगा। सवाल नंबर 2 हमारा ये है कि क्या हरियाणा में क्राइम पर फुल कंट्रोल होगा, और वहीं इसको लेकर के हमारा तीसरा सवाल ये है कि क्या हरियाणा में अब बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो इसी के इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा रहने वाली है आज की, और हमारे कुछ सवाल हैं और ये हमारे कुछ सवाल हैं जो हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होने वाली है। चूंकि हरियाणा का जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ जुड़े हैं रामराज शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनएलयू प्रवक्ता हैं, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाराजा सिंह जी, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जी डीएल एनसीआर हरियाणा पर। सबसे पहले सवाल रामराज शर्मा जी आपसे कि कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ये बयान सामने आए हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि ये बयान कितना असरदार होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन को राम राम करता हूं। और फिर आज बड़ा खुशी का दिन है। आज हमारे लौह पुरुष, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, और मैं समझता हूं महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है। 150वीं जयंती हमारा देश मना रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। मैं उनको अपनी पार्टी की तरफ से और प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से मैं उनको नमन करता हूं। और एक और खुशी का दिन है आज हरियाणा को। आज हरियाणा के मैं बताऊं, हरियाणा के पेटवाड़ गांव में जन्मे आदरणीय श्री मदन गोपाल शास्त्री जी के पुत्र आदरणीय सूर्यकांत जी हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचे हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मैं प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। और जैसे माननीय हमारे डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दिया है रोहतक में, निश्चित रूप से अपराध के आंकड़ों में कमी आएगी और ये जो गैंगवार है, ये गैंगस्टर हैं, ये कंट्रोल में हो जाएंगे, इनका गैंग टूट जाएगा और जो बदमाशों के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। आपने ठीक कहा है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, अपराधियों या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो या परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हमारी पुलिस को अपराधियों से निपटना आता है और हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। ऑन द स्पॉट पुलिस एक्शन ले सकती है। यही हमारे डीजीपी साहब ने कहा, ऑन द स्पॉट पुलिस एक्शन ले सकती है और हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। और उसके बाद में इनकाउंटर भी हुए हैं और पुलिस जिस तरह से पुलिस काम कर रही है, हमारी पुलिस अव्वल नंबर की पुलिस के रूप में जानी जाती है और निश्चित रूप से इनके बड़े सार्थक परिणाम आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और हमारी पुलिस ने अपनाई है। अपराधियों के होटल में
ठहरते ही थाना प्रभारियों के पास में अलर्ट हो जाएगा, उनके पास में मैसेज चला जाएगा। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारी टेक्निक हमारी पुलिस ने अपनाई है और मैं समझता हूँ ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई है इसमें भी हमारी पुलिस को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और हमारी पुलिस का 10 में से 10 नंबर लिए हमारी पुलिस में। जिस तरह से हमारी पुलिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपना रही है, निश्चित रूप से अपराध के आंकड़ों में कमी आएगी और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है हमारी पुलिस का। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से हरियाणा हमारा आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपन लिया है 2047 तक, उसको पूरा करने में हमारे मुख्यमंत्री जी लग रहे हैं और हमारा प्रदेश विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं और जिस तरह से मेरिट के आधार पर हमारे बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, हमारा बुनियादी ढांचा बहुत मजबूत हुआ है। ये अपना आप में गौरव की बात है। जी ठीक है रामराज जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वेद प्रकाश जी भी जुड़े हुए। वेद प्रकाश जी, कैसे देखते हैं इस बयान को? क्या लगता है कि कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या ये बयान असरदार दिखने वाला है आने वाले दिनों में? सोनाला जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर और इस देश की सबसे सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जाने वाली इंदिरा गांधी जी के बलिदान दिवस पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, हरियाणा की जनता के और हमारे तो कान पक गए ये सुनते सुनते कि अपराधी अपराध छोड़ दो वरना तुम्हें खत्म कर देंगे। 2 साल हो गया सुनते सुनते बेसुरा राग अब गा रहे हैं श्री नायब सिंह सैनी और उनके पुलिस अधिकारी। उससे पहले ऐसा ही बेसुरा राग आदरणीय खट्टर साहब गाते थे। ना तो पुलिस, ना तो अपराधियों ने अपराध छोड़ा, ना अपराध कम हुए, ना आम आदमी की कोई समस्याएं कम हुई, क्राइम बढ़ता जा रहा है। डीजीपी साहब का जो बयान है, मैं उनके प्रति पूर्ण आदर दिखाते हुए, उनका पूर्ण सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं उनकी स्थिति क्या है वो उनके बयान से ही प्रकट होती है। वो बेबस हैं। वो कह रहे हैं कि अपराधी आ जाते हैं, मोटरसाइकिलों पाते भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, गीदड़ों की तरह भागते हैं, काहे के वीर हैं, सामना क्यों नहीं करते। अब ये डीजीपी साहब की हताशा बता रही है और कह रहे हैं पुलिस में छवि क्या सुधारनी, पुलिस का तो काम सुधरेगा तब छवि सुधरेगी। इसका मतलब है डीजीपी साहब ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि अपराधियों उनके अंकुश में नहीं है। वो जब चाहे जब जहां चाहे वारदात कर देते हैं, वारदात करते हैं, गोलियां चला जाते हैं, भाग जाते हैं। दूसरी बात, डीजीपी ये भी कह रहे हैं कि उनकी पुलिस के अंदर दम नहीं है कि वो अपराधियों पर अंकुश लगा सके। जब अंकुश लगा देगी तो पुलिस की छवि अपने आप सुधर जाएगी। मैं आदरणीय डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या जो अपराधी होते हैं या कोई आतंकवादी होते हैं, वो क्या कोई फौज है कि दूसरे देशों की जो आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे? चाहे अपराधी है चाहे आतंकवादी है, वो तो मौका देख के वारदात कर। वेद, हेलो। दूसरा मैडम वो कह रहे हैं, वो नहीं मैडम, वो मेरा फोन आ गया था, इंटरनेट फोन से जोड़ रखा है, तो मैंने उसको काट दिया। दूसरा वो कह रहे हैं कि अपराधी विदेश में बैठे हैं। अरे भाई, वो जानवर हैं, वो जानवर तो विदेश में बैठे हैं, आपकी बात मान ली हमने, पर उन जानवरों के बच्चे तो यही हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, फील्ड में जो अपराध कर रहे हैं। वो तो कोई विदेश में नहीं होता, कोई विदेश में बैठ के तो गोलियां चलती नहीं, विदेश में बैठ के तो हत्याएं होती नहीं। आका तो आदेश देते हैं, फील्ड में काम कौन कर रहा है? उनके वर्कर कह लो, अपराधी कह लो, गैंग के सदस्य कह लो, तो उन पर अंकुश कौन लगाएगा? मैं और आप लगाएंगे या पुलिस लगाएंगी? दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि उनको मैं ज्यादा दोष भी नहीं देता। आप अच्छी तरह जानते हैं, दिया जलता है और जब दिए का तेल खत्म हो जाता है तो वो फड़फड़ाता है।
और वो ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि भाई मेरे अंदर अगर और तेल होता तो मैं और जलता। मैं ये बात दुर्भावना या गलत व्याख्या के रूप में नहीं कह रहा, मैं ये बात उनके रिटायरमेंट के लिए कह रहा हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, मेरे साथी महाराज सिंह जी भी पुलिस में रहे हैं, कोई भी अधिकारी रिटायर हो, बड़ा मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, तो जो उनके कर्मचारी होते हैं दिन गिनने लग जाते हैं कि भाई 2 दिन रहेगा इसका, 4 दिन रहेगा इसका, गया है, तो उसके आदेशों की वैसे भी अवहेलना करने शुरू कर देते हैं। ओपी सिंह जी की नीयत कितनी अच्छी क्यों ना हो, उनके पास समय नहीं, क्योंकि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो वो रिटायरमेंट से पहले कभी कहीं कविता कर रहे हैं, कहीं पत्र लिख रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पर अगर उनके पास समय नहीं है, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है समय का अभाव। और जब किसी अधिकारी के पास समय नहीं होता तो वो अपनी चाहकर भी जो उसकी योजनाएं होती हैं, जो काम होता है, उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाता। ठीक है, वो रोड मैप दिखा रहे हैं, अगर भविष्य का कोई अधिकारी उस रोड मैप को पालन करेगा अच्छी बात है, उससे कुछ क्राइम रुकेगा। परंतु आज की स्थिति यह है कि क्राइम रुक नहीं रहे, केवल दावे किए जा रहे हैं। मैं आपको थोड़े से आंकड़े दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। अभी पहली बार 2023 की अधिकृत रिपोर्ट एनसीआर की आई है। सरकार क्या दावे करती है उनकी मर्जी है, पर जो क्राइम का अधिकृत डाटा एनसीआर की रिपोर्ट मानी जाती है, जो अंतिम होती है, उसके अनुसार हरियाणा का क्राइम रेट देश भर में 4थे नंबर पर है। प्रति लाख आबादी अनुसार हरियाणा में 739.3 केस होते हैं। रोज 5 रेप केस होते हैं। रेप की 1772 घटनाएं 1 साल में हुई, जिनमें 131 गैंग रेप है। हरियाणा में रोज 9 अपहरण होते हैं, 9 मर्डर होते हैं, बाल अपराध 4.93 होते हैं, और देश भर में रेप के मामले में हरियाणा 3रे नंबर पर है। और हरियाणा अपराध के मामले, महिला अपराध के मामले में नंबर 1 पर है। जिस प्रदेश की क्राइम की स्थिति ये है कि वो 3रे, 4थे, पहले नंबर पर है इस पूरे देश के अंदर, और अपराध रेट बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब क्या है कि हरियाणा की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे डीजीपी साहब, हमारी पुलिस वाले, ठीक है उनका काम है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी पुलिस पेशावर नहीं है, हमारी पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है, पर ये मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके साथ। 16, 17, 18 दिन हो गए एएसआई संदीप जी की आत्महत्या का। जो पुलिस 18 दिन से जिस उनके कर्मचारी ने, ब्लू आइड कर्मचारी ने आत्महत्या की, उस आत्महत्या का जो घोल था गोली का, वो तक नहीं ढूंढ पाए। तब अंदाजा लगा लो हमारी पुलिस कितनी सक्षम है, जो अपने एक बहुचर्चित आत्महत्या केस में एक गोली का घोल नहीं तक ढूंढ पाए, वो भी खेतों के अंदर। सारे वीडियो है। वीडियो होने का मतलब होता है कि उसमें सारे सबूत होते हैं कि किस एंगल में गोली चली, किधर चली, और उसके बाद भी अगर एक खोड़ तक नहीं ढूंढ पाए तो आप अंदाजा लगा लो हमारी पुलिस कितनी सक्षम है। ये हमारी पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अपराधी अपराध करते हैं, भाग जाते हैं, भाई वो अपराधी अपराध करते, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, तुम्हारी सीआईडी क्या कर रही है, तुम्हारी लोकल जो यूनिट होती है जिले की वो क्या कर रही है, तुम्हारी आईबी क्या कर रही है, तुम्हारी जो खुफिया एजेंसी केंद्र की है वो क्या कर रही है। 4 खुफिया एजेंसी है, क्या तो आप में तालमेल नहीं है या आप कुछ नहीं करते। आपके बीट कांस्टेबल क्या कर रहे हैं? ठीक है, बीट कांस्टेबल का काम ही, मैं खत्म कर रहा हूँ मैं सोनाली, बीट कांस्टेबल का काम ही यही है कि उसके पास एक क्षेत्र की बीट होती है जहाँ उसे हर घर की जानकारी होनी चाहिए, किस घर में क्या हो रहा है। पर हमारे यहाँ खुलेआम नशा हो रहा है, नशे की तस्करी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, दारू की स्मगलिंग हो रही है, हर तरह के जुआ हो रहा है, और उसके बाद भी कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराधी अपराध छोड़ दो। भाई जुमलेबाजी करते रहो, आपको मुबारक हो। This has happened with me so many times. When I'm all geared up for a big work day, super motivated for my shoots, meetings, and a calm mom routine in place, and then that call comes early morning. दीदी आज नहीं आऊंगी, मेरा तबीयत खराब है, आज आप देख लो। And my heart sinks. Now I have to do the kitchen chores, cleaning, laundry and whatnot before leaving for work.
But now with Pronto, I can literally call for a trained house help in just 10 minutes. Download the app, open it, choose the service, and that's it. Help arrives, things get done, and my day stays intact. Honestly, some days asking for जुमलेबाजी करते रहो, आपको मुबारक हो, पर हरियाणा की जनता तो आपके जुमलेबाजी से त्रस्त हो चुकी है, हमारे कान तो पक चुके हैं। ठीक है, वेद प्रकाश जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपको लगता है कि अब इस बयान के बाद हरियाणा में अपराध का जो रेट है, जो ग्राफ है, वो कम होगा? सोनाली जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य आदरणीय व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। और इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के लिए हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हरियाणा प्रदेश निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल हमारा हरियाणा प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उनके लिए भी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। और हमारे हरियाणा प्रदेश के भाई सूर्यकांत जी जो CGI बने हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए कहना चाहूंगा कि देखिए सोनाली जी DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ पुलिस। उन्होंने जिस लहजे में बयान, जिस लहजे में उन्होंने चेतावनी दी है, निश्चित तौर पर बड़े दमदार लगती है कि भाई इन्होंने बड़े दमदार भाषण दिया है, दमदार मतलब चेतावनी देने का काम किया है। लेकिन जो उन्होंने अपनी तरफ से इतना दमदार भाषण दिया, इतना दमदार चेतावनी देने का काम किया, मुझे इसके पीछे कुछ और भी नजर आ रहा है। मुझे नजर ये आ रहा है, मैं ये मानता हूं, मेरा मानना ये है कि जो करते हैं वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं। आखिर एक DGP पौधे को या गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपराधियों को पकड़ना है, तस्करों को पकड़ना है, ब्लैकमेलर को पकड़ना है, क्रिमिनल को पकड़ना है, करप्टेड को पकड़ना है, वो जो इस तरह की पहले से ही चेतावनी देते हैं, घोषणाएं करते हैं, मेरा मानना है कि वो अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। ये तो पहले से उनको आगाह कर रहे हैं कि भाई हम हफ्ता दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम सख्ती करने जा रहे हैं, अपने ठोकर ठिकाने पकड़ लो। इससे फर्क तो कुछ नहीं होता है। सोनाली जी, आपको याद होगा माननीय हमारे बहुत ही सम्मानित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 4-5 बार कहा कि मैं अधिकारियों की चूड़ी टाइट कर दूंगा। उस टाइम भी मैंने यही कहा था कि चूड़ी टाइट करने कहने से नहीं होती है, वो तो मुख्यमंत्री की तो नजर से ही हो जाती है। इसी प्रकार से DGP महोदय जो कि एक सुरक्षा का सबसे बड़ा अधिकारी, जो प्रदेश को सुरक्षा देने का काम करता है, उसको पब्लिक में, प्रेस में बैठ करके इस तरह भाषण देने के बजाय उनका तो अपने आप में खौफ होता है कि फला अधिकारी आ गए हैं और अब जो ना हमारे यहाँ पर दिन अच्छे नहीं है, हमारे दिन लदने वाले हैं। जिस प्रकार से इन्होंने ये चेतावनी दी, इसके पीछे मैं एक और भी ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि गैंगस्टर हैं, आते हैं, गोली चलाते, भाग जाते हैं, और अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आइए। भला कौन चोर, कौन डकैत, कौन क्रिमिनल आदमी जिसको पता है कि पुलिस फोर्स बहुत बड़ी पावर होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है, सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो आपके सामने कौन आएगा? मैं अपने DGP सर से पूछता हूँ, आपके सामने आकर के कौन कहेगा कि मैं उस फलाना आदमी को मारने जा रहा हूँ? ये तो सोनाली जी पुलिस का ही काम है, वो सर्च करे, वो इन्वेस्टिगेट करे, वो फाइंड आउट करे कि कौन क्रिमिनल है, कौन व्यक्ति किस टाइम क्या हादसा कर सकता है, किसके माइंड में क्या चल रहा है। वो तो एडवांस में उनको पकड़े, वो गोली चला करके भाग जाते हैं, फ्री भाग जाते हैं, फौरन में भाग जाते हैं। अरे भला वो पुलिस के सामने क्यों आएंगे, वो मिलिट्री के सामने क्यों आएंगे? आखिर ये कहना है पुलिस का बड़ा अधिकारी कि माँ का दूध पिया तो सामने आए, ये तो एक हास्यास्पद सी बात मुझे लगती है, एक मजाक सा लग रहा है कि उनको एक ऐसे उनके साथ एक मतलब वार्तालाप, फ्रेंडली वार्तालाप सी चल रही है। अगर करना है पुलिस, मैं मानता हूँ अगर पुलिस करने पर आई, सरकार करने पर आई, तो कुछ भी कर सकती है और ना बिल्कुल ना कुछ नहीं चबा सकती है, क्राइम को बंद कर सकते हैं 100%। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये क्रिमिनल लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े अधिकारियों से, बड़े मंत्रियों से, गवर्नमेंट के लोगों से इनके टाई अप होते हैं और यही लोग उनको बचाने का काम करते हैं।
यही फंसाने का काम करते हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार की पिछले दिनों घटना घटी, एडीजीपी रैंक का इतना बड़ा अधिकारी सुसाइड करता है ये कह करके कि यहाँ पर करप्शन बहुत है, और दूसरे लोग भी करते हैं, करप्टेड लोग हैं। आखिर पुलिस के ऊपर, पुलिस के अधिकारी ही जिस प्रदेश में इतने बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम लगा रहे हो, जहाँ रक्षक ही डरपोक हो गए, रक्षक ही आत्महत्या कर रहे हो, तो लगता तो मजाक ही है। बाकी दूसरी बात, विधोई जी ने कहा कि समय बहुत कम है। वास्तव में कहा जाए तो समय बहुत कम है, लेकिन ये भी समय कम नहीं है। अगर किसी ने अपना जलवा दिखाना है तो वो 1 वीक में भी दिखा सकता है, 1 महीने के अंदर भी दिखा सकता है, और 1 वीक और 1 महीना और 2 महीने में तो कुछ भी कर सकता है। एक छाप छोड़ सकते हैं कि लो मेरे को 2 महीने का टाइम मिला और 2 महीने में मैंने ये करके दिखाया। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ करके दिखाए ताकि प्रदेश की जनता देखो कि ओपी सिंह जी हमारे डीजीपी बने और उन्होंने बनते ही काम कर दिया। अपराधियों में इतना खौफ पैदा होगा, या इस दौरान 1 महीने में 1 सप्ताह से आज हरियाणा प्रदेश में प्रतिदिन कहीं ना कहीं मर्डर होता है, कहीं ना कहीं रंगदारी मांगी जाती है। वो सिद्ध करके दिखाए कि पिछले 2 सप्ताह से आज तक इस तरह की कोई वारदात आई हो तो हमें बताने का काम करें, वो प्रूव करके दिखाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करने की जरूरत नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम करेंगे कि देखो हमारे डीजीपी महोदय आए हैं, 1 महीने से हरियाणा प्रदेश में किसी प्रकार की कोई वारदात ना रंगदारी की हुई, क्राइम की हुई है, ना मर्डर की हुई है। हम करेंगे वो बातें, तो हम करेंगे। उनके पास तो पावर है और उनका फील्ड है, वो करके दिखाएं, वो करें, हम उनकी पर करेंगे। केवल प्रेस में जाकर के बोलने से, मैं मानता हूं जो आपका प्रश्न था कि क्या फर्क पड़ेगा, मेरा मानना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपराध जो आज हरियाणा प्रदेश में चरम पर है, विद्रोही जी ने बताया 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 1 था, और उसके बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बहुत सारे डीजीपी आए, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस भाषण में शायद हमारे विपरीत कोई और सत्यता आ जाए, तो हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है विजेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ महाराज सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। महाराज सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जो ये
तरीके से हरियाणा में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, धमकियां मिल रही हैं, फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में ये बयान सामने आया है। क्या लगता है कितना कारगर ये बयान जो है और ये जो धमकी है जो वहां पे गैंगस्टर्स हैं जो धमकियां दे रहे हैं, कितना साबित होगा और कितना क्राइम का ग्राफ जो है वो कम होगा हरियाणा में इस बयान देने के बाद डीजीपी के? के बाद डीजीपी के मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देश के लौह पुरुष और देश की आयरन लेडी को नमन और हरियाणा के सपूत सीजे बनने की उनको मुबारकबाद। अब मैं आता हूँ डीजीपी हरियाणा के बयान के ऊपर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर या उसके पत्रों के ऊपर भी उन्होंने लिखे हैं। एक चीज आपको समझनी होगी कि जिस टाइम वो पुलिस के मुखिया बने, पुलिस एक परिवार है, परिवार के जब वो मुखिया बने तो हमारी जो पुलिस है ना वो इतने मतलब उसका मनोबल इतना टूटा हुआ था कि उसमें 2 हादसे ऐसे हुए जिन्होंने पूरी पुलिस को हिला के रख दिया था। किसी घर में किसी परिवार में अगर इस तरह की हादसे होते हैं और उसमें घर वालों को ही के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क रखता हो तो उस परिवार की क्या हालत होती है। उस परिवार का जो मुखिया है उसे हौसला तो देना ही होता है। और ये अच्छी बात है कि जैसे ही ओपीसी ने डीजीपी का लिया तो पहला काम ये किया कि परिवार को हौसला दिया कि आपको टूटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसे हादसे किसी भी परिवार में होते हैं तो परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। और उसके मुखिया का ये पहला कर्तव्य है कि वो अपने जो उसका परिवार है उसका मनोबल को ना टूटे। पहली बात तो ये है कि उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी जिनके बारे में पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कर सकती है, तो हक वाली हक में कहेंगी, विरोधी वाली विरोधी में कहेंगी। अब बात आती है उन्होंने जो मैसेज दिया, पुलिस का मनोबल बढ़ाया। मनोबल बढ़ाने के बाद पहले मैं और कर लूं, झज्जर का एक वीडियो आया कि एक डीएसपी रैंक का आदमी वो सड़क साफ करा रहा है। आप ये देखिए कि सड़क जो स्मूथ जो पैसेज है उसका काम ट्रैफिक कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर का होता है। और उसके लिए अगर एक डीएसपी को उतरना पड़े तो ये समझिए कि जनता कितना कोऑपरेट कर रही है पुलिस के साथ। उसका इमोशनल पार्ट दिखाया, जो आम जनता का रास्ता रुक रहा था उसका जिक्र प्रेस में नहीं आया। उसके ये दिखाया कि एक औरत का दिखाते वो उसकी सब्जियों को एक जेसीबी से हटाया जा रहा है। जो रास्ता है वो सबके लिए है। रास्ता को अगर रोक रहा, कोई भी रोक रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट पर रोक रहा था वो, और रास्ता पर्सनल इंटरेस्ट का नहीं है, वो आम जनता के इस्तेमाल का था। तो मैं तो डीजीपी साहब को ये भी हौसला देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिस के मनोबल को टूटने नहीं दिया। वो आम जनता की जरूरत थी कि रास्ता खुला रहे, उसके लिए डीएसपी को उतरना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि जनता कोऑपरेट नहीं कर रही थी, प्रेस भी कोऑपरेट नहीं कर रही। अब बात आती है उससे आगे की, जो ये हादसा पुलिस में हुए 2, ये किसी भी परिवार में बहुत ही दुखद भी है और मोरल डाउन करने के भी है। और फिर अपने ही ऊपर वो लगे हुए इल्जाम लगे हो, परिवार के ही सदस्यों पर इल्जाम लगे हो, तो और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। उन्होंने जो मैसेज दिए, अभी जैसे पिछले दिनों हमारे हरियाणा के छोटे जो थे, जिनको हम छोटे क्रिमिनल कहें, वो बड़े क्रिमिनल्स के साथ मिलके या उनको बहका फुसलाकर उनसे बड़े बड़े हादसे करवाए गए। एक मैसेज ओपीसी साहब ने ये दिया, उसको कहा कि भाई जो पैटी ऑफेंडर हैं वो किसी मजबूरी में ऑफेंस कर रहे हैं, उनको सरकारी सहायता का देके उनको उससे अलग हटाए। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया जो बाहर बैठ के हमारे छोटे लोगों को मिला के अपना
धंधा चला रहे हैं, लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, वो अगर करते तो खुद आए। वो उन्होंने जो मैसेज दिया है ना, उस मैसेज की अगर आप गहराई में जाओगे तो आप देखोगे पुलिस को तो ये मैसेज दिया ही है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप अगर कम्युनिकेशन से कोई काम करते हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसका मैसेज उन्होंने जो डीएसपी का जो इन्होंने प्रेस वालों ने रिलीज की थी कि वो एक गरीब उनके उसको हटा रहा, प्रेस ने ये नहीं बताया कि रास्ता रोक रखा था, जबकि असल बात यह कि रास्ता रोका, सड़क रुकी। सड़क किसकी थी? वो पुलिस की तो नहीं थी, आम जनता इस्तेमाल करती है उसे, और आम जनता का रास्ता रुक रहा था और लोगों ने साथ नहीं दिया। सिपाही जिसे खाली करना चाहिए तो उससे नहीं हुई खाली, इवन एसएचओ से खाली नहीं हुई, एक डीएसपी को आना पड़ा, एक गजटेड अफसर को ठीक है, जिस छोटे से काम के लिए आना पड़ा। दूसरी बात, ठीक है महाराज सिंह जी आते महाराज सिंह जी लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रोहतक से सन की आशिक का एनकाउंटर किया गया। एक तरफा प्यार में दुल्हन पर चलाई थी 7 गोलियां, तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक तरफा प्यार में दुल्हन पर 7 गोलियां चलाई थी। 5 साल पहले शादी के दिन आशिक ने गोली मारी थी, हमले में बाल बाल बच गई थी लड़की की जान। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश का रोहतक पीजीआई में इलाज चल रहा है। बड़ी वारदात को अंजाम देने आया था रोहतक। सभी आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है। विदेश में बैठे गैंग्स के लिए काम करते थे बदमाश, बड़े बड़े लोगों को धमकी देकर वसूली करते थे। कार, हथियार और कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रोहतक से, जहां पर आपको बताएं कि सन की आशिक का एनकाउंटर किया गया है। एक तरफा प्यार में दुल्हन पर 7 गोलियां चलाई थी। 5 साल पहले शादी के दिन आशिक ने गोली मारी थी और उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमले में लड़की जो है वो बाल बाल बच गई थी। पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी इसी के साथ गिरफ्तार किया है और उस दौरान की आपको हम तस्वीरें भी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। घायल बदमाश को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये रोहतक आए थे। आज रोहतक पुलिस की CIA 1 टीम की जो मुठभेड़ कुछ क्रिमिनल्स के साथ हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। सूचना थी कि कुछ क्रिमिनल्स जो हैं वो वेपन्स के साथ किसी वारदात को अंजाम कर सकते हैं। अपने सेल्फ डिफेंस में और रिटेलिएट करने के लिए क्रॉस फायर किया गया, जिसमें एक जो क्रिमिनल था उसको पैर में गोली लगी और उसके जो 4 साथी थे उनको भी वहां डिटेन किया गया। तो इसमें जब प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई तो ये पता लगा है कि इनके तार जो विदेशों में बैठे कुछ क्रिमिनल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको जो काम असाइन किया गया था वो इनके माध्यम से फायरिंग करके ताकि डर का माहौल फैलाया जाए। ChatGPT Install it now. आपको सिर्फ 100 ग्राम हल्दी, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और सोने से पहले 30 सेकंड चाहिए अगर आपको डायबिटीज है। अगर शुगर लेवल में उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी को मुश्किल बना रहे हैं, आपको चैन से सोने नहीं देते या आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, तो एक ऐसा तरीका है जो आपको सिर्फ 5 दिनों में डायबिटीज से पूरी तरह छुटकारा दिला सकता है। मैं इसकी गारंटी देता हूं। बस मुझे 1 मिनट दीजिए और आप 2025 की शुरुआत बिना डायबिटीज की समस्याओं के करेंगे और सिर्फ 6 दिनों में, बिना महंगी दवाइयों, बिना इंसुलिन, बिना सख्त डाइट और बिना उन चीजों के जो हमें भ्रष्ट फार्मास्यूटिकल कंपनियां बेचती हैं, आप अपनी सेहत को पूरी तरह सुधार सकते हैं। यह तरीका 100% गारंटी के साथ काम करता है। अगर आपको ये लक्षण है, सुबह शुगर लेवल का बढ़ जाना और दिन भर उतार चढ़ाव रहना, लगातार प्यास लगना, मुंह सूखना और बार बार पेशाब आना, हमेशा थकान महसूस होना और डायबिटीज के कारण जीवन की गुणवत्ता खराब होना, चक्कर आना, कमजोरी और आंखों की रोशनी कमजोर होना, हाथ पैर सुन्न होना और घावों का धीरे भरना, यह तो ये बड़ी खबर रोहतक से सामने आई है, जहां सन की आशिक का एनकाउंटर किया गया है।
एक तरफा प्यार में दुल्हन पर 7 गोलियां चलाई थी। 5 साल पहले शादी के दिन आशिक ने गोली मारी थी। आपको बता दें कि हमले में लड़की जो है वो बाल उसकी जान बची। पुलिस ने इसके अलावा 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बड़ी वारदात को रोहतक में ये अंजाम देने आए थे। सभी आरोपियों का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड भी है। विदेश में बैठे गैंग्स के लिए ये बदमाश जो है वो काम करते थे। बड़े बड़े लोगों को धमकी देकर वसूली भी करते थे। आपको बताया कि कार, हथियार और कई संदिग्ध सामान भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और चलिए अब हम अपनी चर्चा में वापस लौटते हैं। महाराज सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज सिंह जी, क्या कुछ कह रहे थे आप? जो ओपीसी ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनको हौसला दिया और ये कहा कि मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आप निसंकोच अपराधियों के साथ उनके जैसी भाषा बोलते हैं वैसी भाषा में आप जवाब दें, तो ये एक तरह से उस भाषा में जवाब दिया गया है। ये एक कर्मियों को जिनके तार जुड़े हुए थे, अब जो यहाँ पे पेटी ऑफेंडर जो है जो जुड़े हुए हैं, जो बड़े वो विदेश में बैठे हैं, हमारे छोटे बच्चों को बहका फुसला कर वो काम अपना पूरा कराते हैं और उनको इस्तेमाल उनका करते हैं। अगर कोई पकड़ा जाएगा तो ये छोटे पकड़े जाएंगे, सजा होगी तो छोटों को होगी। तो ये जो ओपीसी जी ने जो मैसेज दिया, पुलिस को भी ये कहा कि जो पेटी ऑफेंडर हैं उनको कोशिश करिए कि वो अपने छोटों को होगी। तो ये जो ओपीसी जी ने जो मैसेज दिया, पुलिस को भी ये कहा कि जो पेटी ऑफेंडर हैं उनको कोशिश करिए कि वो अपने रास्ते पर आ जाए। और जो बड़े ऑफेंडर हैं उनको ये वार्निंग दी है कि आप जिस तरीके से चल रहे हो, अब एक चीज और देखिए, ओपीसी साहब से पहले अगर हम बात करते तो पहले कोई बिश्नोई गैंग में जुड़ा हुआ था हमारा लड़का, कोई जो उसका मूसे का जो हुआ था उसमें जुड़ा हुआ था, कोई कहीं जुड़ा हुआ था, वो हमारे हरियाणा के थे, या जो स्मगलिंग थी उसमें जुड़े हुए थे, या जो हमारे हथियार मिले थे उनमें जुड़े हुए थे। तो वो छोटे ही तो थे, बड़े तो सारे बाहर बैठे थे। तो ओपीसी ने उनका पीरियड छोटा है या बड़ा है, लेकिन एक घर के मुखिया की तरह जो हमारी पुलिस का वो है, उसमें उन्होंने जो दिया बयान वो गलत नहीं है। और अपने घर को संभालने के लिए और उसको हौसला बढ़ाने के लिए किया ही जाता है। ठीक है महाराज सिंह जी, लौटेंगे आपके पास। रामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। रामराज जी, क्या सिर्फ बयान देने से जो गैंगस्टर हैं वो डर जाएंगे? क्या आपराधिक जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी? धमकी के जो मामले हैं वो कम हो जाएंगे? फायरिंग के भी कई मामले सामने आए, क्या वो मामले जो है वो कम होंगे? वो मामले जो है वो कम होंगे? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से डीजीपी साहब काम कर रहे हैं और उनके सार्थक परिणाम साथ के साथ आ रहे हैं, इनकाउंटर भी हुए हैं, और जिस तरह से धमकी देने वालों को वहां पे रेवाड़ी में उनका सिर मुंडवा के और उनका जुलूस निकाला गया, और जिस तरह से बाजार में घुमाया गया, निश्चित रूप से जनता जागृत होगी और अपराध के आंकड़ों में कमी आ रही है। निश्चित रूप से अपराध के आंकड़ों में और कमी आएगी। और जिस तरह से हमारी फोर्स का मनोबल बढ़ रहा है, रात को डीजीपी साहब खुद भी गश्त कर रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं, चौकियों को चेक कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी पुलिस एक्टिव हो रही है। और मैंने आपको पहले बताया था, हमारी पुलिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी अपनाई जा रही है। जैसे आपने बताया, जैसे फिंगरप्रिंट लेती है पुलिस, और जहां पर भी अपराधी रुकेगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, एआई का सहारा भी लिया जा रहा है। ये एआई की टेक्नोलॉजी भी अपनाई जा रही है। जहां पर भी किसी होटल वगैरह में जहां पर भी अपराधी रुकेगा, तो एरिया के एसएचओ के पास में उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये भी अपना आप में हमारी पुलिस देश में पहली पुलिस के रूप में जानी जाती है। और जिस तरह से 10 में से 10 नंबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हमारी पुलिस को मिले हैं, ये भी अपना आप में उदाहरण की बात है। और आज जिस तरह से ये कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे को कह रहे थे, उस टाइम में सरदार पटेल जी के पास में 12 वोट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में 1 वोट था। इन्होंने धोखा करके
सरदार पटेल जी को तो हरा दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जिता दिया, आगे बढ़ा दिया। अगर आज सरदार पटेल जी हमारे उस टाइम में प्रधानमंत्री होते, आज भारत का नक्शा